तो आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अपने यूनिट कौन सी चल रही है? 5th यूनिट चल रही है आपकी, और टॉपिक है अपना पादप रोगों के सामान्य लक्षण। ठीक है, जनरल सिम्टम्स ऑफ ए प्लांट डिजीज। तो देखिए, पादप रोगों के लक्षण अपने को कहाँ दिखाई देते हैं? लक्षण अपने को या तो जड़, तने या पत्तियों पे दिखाई देते हैं, या फिर अपने पूरे प्लांट बॉडी पर उसके जनरल कैरेक्टर सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर अपने दो भागों में प्लांट डिजीज को बांटा था। कौन कौन से थे? स्थानीय और सर्वांगीण। स्थानीय में यदि लक्षण अपने को किसी पादप भाग में दिखाई दे तो इसे हम क्या कह देंगे? स्थानीय डिजीज के नाम से जानते हैं। और अगर अपने को लक्षण कहाँ पे दिखाई दे, अगर अपने लक्षण पूरे प्लांट बॉडी पे दिखाई दे तो इसे हम सर्वांगी के नाम से जानते हैं। तो लिखिए, इसमें बिना हेडिंग डाले सीधे लिख लीजिए। रोग के दौरान पादपों में किसी अंग या उत्तक पर असामान्य आकृतियां दिखाई देती हैं। किसी अंग या उत्तक पर असामान्य आकृतियां दिखाई देती हैं। आकृतियां दिखाई देती हैं जिन्हें रोग लक्षण कहते हैं। रोग लक्षण कहते हैं। रोग लक्षण कहते हैं। तो लक्षण किसे कहेंगे? जो अपने को प्लांट बॉडी पर दिखाई देते हैं, जो दृश्य होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? लक्षण कहते हैं। सिम्टम्स के नाम से जानते हैं। अगला लाइन से लिखिए, रोग लक्षणों को दो समूहों में बांटा जाता है। रोग लक्षणों को दो समूहों में बांटा जाता है। दो समूहों में बांटा जाता है। पहला लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए, दृश्य रोगजनक की प्रकृति। दृश्य रोगजनक की प्रकृति, संरचना तथा प्रकटन से उत्पन्न लक्षण। प्रकृति, संरचना तथा प्रकटन से उत्पन्न लक्षण। उत्पन्न लक्षण ध्यान दीजिएगा। रोगजनक की प्रकृति क्या रहती है, रोगजनक की संरचना क्या रहती है, और उस रोगजनक के कारण प्लांट बॉडी पर किस प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं, इनका एक स्पेशली समूह अपने रख देते हैं। तो डैश लगा के लिखिए इसमें, रोगजनक सामान्यतः पादप उत्तक के अंदर विकास करता है। रोगजनक सामान्यतः पादप उत्तक के अंदर विकास करता है। पादप उत्तक के अंदर विकास करता है, परंतु यह पादप उत्तक से बाहर परपोषी की सतह पर लक्षण पैदा करता है। इस दौरान रोग के लक्षण रोगजनक की संरचना पर निर्भर करते हैं। प्रमुख लक्षण निम्न है।
प्रमुख लक्षण निम्न है। आसिता, आसिता पढ़ रखा है ना हमने, किसे कहते हैं, क्या परिभाषा है? बाह्य सतह पर लक्षणों का प्रकट होना क्या कहलाता है? आसिता कहलाता है। बस मैं शॉर्ट के अंदर इनकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, पहले जो आपको करवाया है ना वहां से आप ध्यान में रख लेना। डैश लगा के लिखिए, पौधे की बाह्य सतह पर, पौधे की बाह्य सतह पर रोगजनकों की वृद्धि, रोगजनकों की वृद्धि, रोगजनकों की वृद्धि। तो यहाँ क्या होगा, पादप की जड़ तना या पत्तियों की बाहरी सतह पर धब्बे प्रकट होंगे और ये आसिता दो प्रकार की होती है, ठीक है, वृद्धि। तो डैश लगा के अगला लाइन से लिखिएगा मृदु रोमिल आसिता, इसी का पार्ट है मृदु रोमिल आसिता। मृदु का अर्थ क्या होता है? कोमल, ठीक है। यदि लक्षण कोमल भागों पर प्रकट हो तो इसे हम क्या कह देंगे? मृदु रोमिल आसिता के नाम से जानते हैं। मतलब लक्षण क्या हो? कोमल हो, रुई के समान, रवे के समान कोमल रूप में ये लक्षण दिखाई दे तो इसे हम क्या कह देंगे? मृदु रोमिल आसिता कह देंगे। डैश लगा के लिखिए, लक्षण रुई के समान, रुई के समान कोमल, कोमल तंतुओं के रूप में, रुई के समान कोमल तंतुओं के रूप में प्रकट होते हैं, प्रकट होते हैं। प्रकट होते हैं जैसे एल्ब्यूगो द्वारा उत्पन्न रोग, एल्ब्यूगो द्वारा उत्पन्न रोग, एल्ब्यूगो द्वारा उत्पन्न रोग। एल्ब्यूगो भी लिखा होता है, एल्ब्यूगो भी लिखा होता है, दोनों नाम से, ठीक है। लेकिन चूर्णील आसिता, चूर्णील आसिता, चूर्णील आसिता डैश लगा के लिखिए, रोगजनक के बीजाणु। आप देखिए इसमें क्या बनाते हैं? चूर्ण बनाते हैं। चूर्ण जानते हो ना, छोटे छोटे कण के समान। अंतर क्या हो जाएगा? यहाँ तंतु के समान रोग के लक्षण प्रकट हो रहे हैं, जबकि यहाँ चूर्ण के समान रोग के लक्षण प्रकट हो रहे हैं, ठीक है। रोगजनक के बीजाणु, रोगजनक के बीजाणु परपोषिकी सतह पर चूर्णील सतह, पाउडरी लेयर, चूर्णील सतह बनाते हैं। जैसे मटर में एरिसाइफी, मटर में एरिसाइफी से उत्पन्न रोग, एरिसाइफी से उत्पन्न रोग। तो एल्ब्यूगो कैंडिडा के द्वारा सरसों के अंदर रोग होता है ना, वो तो किस में आ जाएगा? मृदु रोमिल आसिता में। और मटर के अंदर चूर्ण से बनते हैं वो चूर्णील आसिता में जाएगा। अगला लिखिए, कीट या रस्ट रोग। कीट या इसे कहते हैं रस्ट, कीट या रस्ट रोग। करवा दिया ना। देखिए पत्ती की बाहरी सतह पर, पत्ती की बाहरी सतह पर लाल, भूरी या काली पिट्टिकाएं बनना, लाल, भूरी या काली पिट्टिकाएं बनना, पिट्टिकाएं बनना। तो वही गेहूं जो का काला, भूरा, पीला कीट है ना, पक्सिनिया के द्वारा, जैसे जैसे पक्सिनिया द्वारा, पक्सिनिया द्वारा
गेहूं में होने वाला, पक्षियों द्वारा गेहूं में होने वाला कीट रोग। कंड या सम्मट का अर्थ मैंने क्या बताया था, कजली। और कजली आप जानते हो ना, वो काजल का निर्माण करने वाली, वो दीपक के ऊपर रख के करते हैं ना, उसी प्रकार के काजल के समान ब्लैक रंग की सम्मट बनने शुरू हो जाती है। डस लगा के लिखिएगा। प्रभावित भाग पर कोयले के समान काला चूर्ण, कोयले के समान काला चूर्ण बन जाता है, कोयले के समान काला चूर्ण बन जाता है। जैसे जौ का आवृत कण, जौ का आवृत कण। और गेहूं का कौन सा बताया था मैंने, लूज समट बताया था ना, अनावृत। जैसे जौ का आवृत कण किसके द्वारा उत्पन्न होता है, अस्टिलेगो, अस्टिलेगो से उत्पन्न। जौ का आवृत कंड अस्टिलेगो से उत्पन्न। अगला लिखिए श्वेत फफोले, श्वेत फफोले, व्हाइट ब्लिस्टर, श्वेत फफोले। 10 लगा के लिखिए। क्रूसिफेरिकुल कौन सा होता है, सरसों वाला। क्रूसिफेरिकुल के पादपों की पत्तियों पर, पादपों की पत्तियों पर श्वेत फफोले के समान पिट्टिकाएं बन जाती हैं, श्वेत फफोलों के समान पिट्टिकाएं बन जाती हैं, श्वेत फफोलों के समान पिट्टिकाएं बन जाती हैं, बन जाती हैं। जिनकी फटने से, जिनके फटने से सफेद चूर्ण के रूप में बीजाणु निकलते हैं, सफेद चूर्ण के रूप में बीजाणु निकलते हैं। जैसे एल्बुगो से उत्पन्न, एल्बुगो से उत्पन्न क्रूसिफेरी में श्वेत कीट रोग, एल्बुगो कैंडिडा के द्वारा होता है ना, क्रूसिफेरी में श्वेत कीट रोग, एल्बुगो से उत्पन्न क्रूसिफेरी में श्वेत कीट रोग। अगला लक्षण लिखिए पपड़ी या कच्छ, स्केब। अगला लक्षण है आपका कच्छ या पपड़ी, स्केब। 10 लगा के लिखिए। धब्बे के समान खुरदरी पपड़ी उत्पन्न होना, खुरदरी पपड़ी उत्पन्न होना। जैसे विंटोरिया, जैसे विंटोरिया द्वारा उत्पन्न सेब का स्केब, विंटोरिया द्वारा उत्पन्न सेब का स्केब। सेब के ऊपर अपने जो भूरे रंग की पट्टी सी बनती है ना, वो खुरदरी सी होती है, वो सेब का स्कब रोग कहलाता है, जो कच्चिया पपड़ी के रूप में लक्षणों के रूप में अपने को दिखाई देता है। उत्पन्न रोग, विंटोरिया द्वारा उत्पन्न सेब का स्केब रोग। फिर लिखिए धब्बा, ब्लोच, धब्बा। 10 लगा के लिखिए। कवक की अंतिम प्रावस्था के बाद,
कवक की अंतिम प्रावस्था के बाद, कवक की अंतिम प्रावस्था के बाद वृद्धि के कारण, वृद्धि के कारण फलों पर धब्बे बनना, फलों पर धब्बे बनना, जैसे सेब का कजली धब्बा रोग, सेब का कजली धब्बा रोग, कजली धब्बा रोग। अगला लिखिए डामरी चींटियां, डामरी चित्तियां। अगला लक्षण है डामरी चित्तियां। 10 लाख के लिखिए टार स्पॉट के नाम से इसे जानती है। 10 लाख के लिखिए पत्तियों के ऊपर, पत्तियों के ऊपर कवक की उभरी हुई, कवक की उभरी हुई काली परत, कवक की उभरी हुई काली परत की चित्तियां दिखाई देना, चित्तियां दिखाई देना। अगला लिखिए निस्त्रावण या रिसाव, निस्त्रावण या रिसाव। इस दौरान क्या होता है, प्लांट के अंदर कोई भी प्लांट पार्ट के द्वारा तरल सा बाहर निकलना शुरू हो जाता है। दस लाख लिखिए परपोषी की सतह पर, परपोषी की सतह पर द्रव समूह के रूप में, द्रव समूह के रूप में जीवाणुओं का लेप बनना, जीवाणुओं का लेप बनना, जैसे धान का जीवाणुविक अंगमारी रोग, धान का जीवाणुविक अंगमारी रोग, अंगमारी रोग ध्यान रखना चाहिए। ये बैक्टीरिया जनित होते हैं, ये डिजीज क्या होते हैं, बैक्टीरिया जनित होते हैं। तो बैक्टीरिया के समूह आपस में मिलकर एक द्रव की बूंद के समान संरचना बना लेते हैं, जो कि इस परपोषी की पत्तियों के माध्यम से रिस कर बाहरी सतह पर परपट्टी बना लेगी, पपड़ी बना लेगी, या फिर बूंद के रूप में एकत्रित हो जाएगी। अगला लिखिए स्क्लेरोसियम, या इसे बोलते हैं द्रडक, स्क्लेरोसियम या द्रडक, द्रडक। देखिए दृढ़ का अर्थ क्या हो गया, कठोर। तो कई बार क्या होता है, कवक आपस में मिलकर कठोर जाल बना लेते हैं, जिसे हम स्क्लेरोसियम के नाम से जानते हैं। 10 लगा के लिखिए परसुप्त कवक जाल की, परसुप्त क्या होते हैं, परसुप्त सुप्त होते हैं, जो डीएक्टिवेटेड होते हैं। परसुप्त कवक जाल की सघन समूह से, परसुप्त कवक जाल की सघन समूह से बनी कठोर, कठोर काली भूरी या बैंगनी संरचनाएं, काली भूरी या बैंगनी संरचनाएं, जैसे काली भूरी या बैंगनी संरचनाएं, जैसे क्लेवीसेप्स से उत्पन्न राई का अर्गट रोग, राई का अर्गट रोग, राई का अर्गट रोग।
तो ये पहला प्रकार आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके दौरान रोगजनक की प्रकृति के द्वारा लक्षण प्रकट होते हैं। ठीक है, पहला आपका दो भागों में मैंने कहा ना, रोगजनक के द्वारा प्रकट होने वाले लक्षणों को हमने दो भागों में डिवाइड करना है। पहला भाग हो गया आपका रोगजनक की प्रकृति, संरचना व प्रकटन से उत्पन्न लक्षण के आधार पर। ठीक है, दूसरा लिखिए, परपोषी में उत्पन्न शारीरिक व आकृतिक परिवर्तन। परपोषी में उत्पन्न शारीरिक व आकृतिक परिवर्तन। शारीरिक व आकृतिक परिवर्तन। आकृतिक परिवर्तन। देखिए, शारीरिक संरचना में कैसे परिवर्तन होंगे और परपोषी की आकृति में किस प्रकार के परिवर्तन होंगे, उसके आधार पर अपने इनको बांटते हैं। पहला लिखिए, रंग परिवर्तन, ये ऐसे बोलते हैं अविवर्णन। रंग परिवर्तन, अविवर्णन। रंग परिवर्तन या अविवर्णन। 10 लगा के लिखिए। पौधे में चूने की अधिकता, चूना क्या होता है, क्षार होता है या अम्ल होता है, क्षार, तो क्षार की अधिकता भी हो सकती है। पौधे में चूने की अधिकता, लोहे की कमी, लोहे की कमी या रोगजनकों की उपस्थिति के कारण, रोगजनकों की उपस्थिति के कारण रंग का पीला पड़ना, रंग का पीला पड़ना। और इसे हम क्या नाम देते हैं भाई, बोलो, हरिमाहीनता कहते हैं ना, हरिमाहीनता, क्लोरोसिस के नाम से भी जानते हैं इसे, क्लोरोसिस, हरिमाहीनता। तो देखिए, प्लांट का हरा रंग गायब होना क्या कहलाता है, क्लोरोसिस कहलाता है। तो यहाँ रंग के अंदर क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। अगला लक्षण लिखिए, नेक्रोसिस, उत्तक क्षय, इंपॉर्टेंट है। उत्तक क्षय, सीधा सा क्वेश्चन आता है, नेक्रोसिस क्या है। तो देखिए, किसी भी विकार के कारण पादप के टिश्यू का टूटना शुरू हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, नेक्रोसिस कहते हैं। 10 लगा के लिखिए। रोगजनक क्रियाओं के कारण, रोगजनक क्रियाओं के कारण, क्रियाओं के कारण उत्तकों की मृत्यु हो जाती है, उत्तकों की मृत्यु हो जाती है। ये मृत उत्तक निम्न लक्षण प्रकट करते हैं, निम्न लक्षण प्रकट करते हैं। तो यहाँ उत्तक क्षय के कारण कौन से लक्षण प्रकट होते हैं, तो लिखिए, स्पॉट या धब्बे। उत्तक एकत्रित होकर क्या प्रकट कर सकते हैं, स्पॉट या धब्बे उत्पन्न कर सकते हैं, स्पॉट या धब्बे। फैसला के लिखिए। पर्णचित्ती रोग में, पर्णचित्ती रोग में किसमें पाया जाता है, ये आम के अंदर पाया जाता है, स्यूडोमोनास मेंजिफेरिया इंडिका के द्वारा उत्पन्न होता है। पर्णचित्ती रोग में जीवित उत्तक से मृत उत्तक, जीवित उत्तक से मृत उत्तक सिकुड़कर अलग हो जाते हैं, सिकुड़कर अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। इसे विस्फोट छिद्र अवस्था कहते हैं, इसे विस्फोट छिद्र अवस्था कहते हैं, इसे विस्फोट छिद्र अवस्था कहते हैं। अगला लिखिए,
बिना हेडिंग डाले सीधा लिख लीजिए दूसरा। जो के दारी रोग में, जो के दारी रोग में दारी रोग में भूरे रंग की रेखाएं बनना, भूरे रंग की रेखाएं बनना। अगला लिख दीजिए, काष्ठीय पादपों की छाल या तने की, काष्ठीय पादपों की छाल या तने की वलकूट में उपस्थित मृत क्षेत्र, वलकूट में उपस्थित मृत क्षेत्र कैंकर का प्रकट होना, वलकूट में स्थित मृत क्षेत्र कैंकर का प्रकट होना। किसके द्वारा होता है ये कैंकर? जेंथोमोनास सिट्राई के द्वारा उत्पन्न होता ना, कैंकर का उत्पन्न होना। अगला लक्ष्य लिखिए, ऊतकों का झुलसा हुआ या जली हुई आकृति के समान दिखाई देना, ऊतकों का झुलसा हुआ या जली हुई आकृति के समान दिखाई देना, इसे हम क्या कहते हैं? अंगमारी या ब्लाइट। दिखाई देना, ब्रैकेट में लिख लेना, अंगमारी या ब्लाइट, ब्लाइट। और उदाहरण हमने क्या लिया था? आलू का अगेती या पछेती अंगमारी। जैसे आलू का अगेती या पछेती अंगमारी, आलू का अगेती या पछेती अंगमारी। पछेती अंगमारी। अगला लक्ष्य लिखिए, नवोद्भिद सब्जियों में, नवोद्भिद सब्जियों में मृदा की सतह के समीप, मृदा की सतह के समीप अंग का संकुचित या प्रभावित होकर, अंग का संकुचित या प्रभावित होकर संकुचित या प्रभावित होकर आर्द्रता पतन दर्शाना, आर्द्रता पतन दर्शाना। क्या होता है? जड़ के समीप से है ना पौधा कमजोर हो जाता है और फिर टूटकर गिर जाता है, नमी के कारण वो जहां से लगा हुआ है ना पौधा वहां से प्रभावित होगा और फिर टूटकर गिर जाएगा। अगला लिखिए लक्षण, प्रभावित ऊतकों की, प्रभावित ऊतकों की मृत होने, मृत होने तथा विघटन प्रारंभ होने से, विघटन प्रारंभ होने से, विघटन प्रारंभ होने से जड़ तने व पत्तियों का विगलन रोग होना, जड़ तने व पत्तियों का विगलन होना, विगलन होना। तो देखिए पहला रोग अपना कौन सा था, पहला लक्षण अपना कौन सा था? प्रपोसिस से शारीरिक के लक्षणों में रंग परिवर्तन। और दूसरा कौन सा है? नेक्रोसिस या उत्तकक्षय। ये सारे के सारे प्रकार किसके हैं? नेक्रोसिस के, उत्तकक्षय के। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? नेक्रोसिस किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होता है, या किस प्रकार से नेक्रोसिस के लक्षण दिखाई देते हैं? तो अभी जो लक्षण बताए सारे के सारे नेक्रोसिस के लक्षण है। ठीक है, तो पहला अपना हो गया रंग परिवर्तन का, दूसरा हो गया नेक्रोसिस का, तीसरा लिखे अतिवृद्धि या अतिवर्धन, अतिवृद्धि हाइपरट्रॉफी,
हाइपरट्रॉफी, अतिवृद्धि, जैसे बोलते हैं अतिवर्धन, हाइपरप्लेसिया, इंग्लिश वाले टर्म्स याद रखना, हाइपरप्लेसिया, अतिवर्धन। इसमें क्या होगा, बॉडी का कोई भाग अपनी असामान्य वृद्धि दर्शाएगा। डैश लगा के लिखिए, संपूर्ण पादप या पादप अंग में, संपूर्ण पादप या पादप अंग में पादप अंग में अपसामान्य वृद्धि होती है, अपसामान्य वृद्धि होती है, अब नॉर्मल, अपसामान्य वृद्धि होती है। कोशिकाओं के परिमाप में वृद्धि को, कोशिकाओं के परिमाप में वृद्धि को अतिवृद्धि कहते हैं, परिमाप में वृद्धि को अतिवृद्धि कहते हैं, अतिवृद्धि कहते हैं। जबकि अनियमित विभाजन से, अनियमित विभाजन से संख्याओं की वृद्धि को, संख्याओं की वृद्धि को अतिवर्धन कहते हैं, अतिवर्धन कहते हैं, अतिवर्धन कहते हैं। जैसे अतिवर्धन कहते हैं। ध्यान रखना, अतिवृद्धि में और वर्धन में क्या अंतर है भाई, ध्यान रखना। वृद्धि में तो केवल क्या बढ़ता है, आकार बढ़ता है, परिमाप बढ़ता है, और वर्धन में क्या होगा, संख्या बढ़ेगी। ठीक है, तो अनियमित विभाजन के कारण संख्या बढ़ रही है तो अतिवर्धन या हाइपरप्लेसिया, और अगर आकार बढ़ रहा है, परिमाप बढ़ रहा है तो हाइपरट्रॉफी, अतिवर्ध के नाम से जानते हैं। जैसे अगला से लिखिए इसके लक्षण, पिटिकाएं, गाल्स, अतिवर्धन के, अतिवृद्धि के लक्षण, जैसे ला के लिखिए पिटिकाएं, गाल्स, पिटिकाएं, जैसे पिटिकाएं, 10 लगा के लिखिए। सेब तथा नाशपाती में शिखिर पिटिका, सेब तथा नाशपाती में शिखिर पिटिका। तो इसमें क्या होता है, छोटी छोटी गांठें सी बननी शुरू हो जाती है। ठीक है, मासल काष्ठीय आकार की, अनियमित आकार की गांठें सी बननी शुरू हो जाती है। देखिए कर्ल, कुंतल, कुंतल, ये ऐसे बोलते हैं कर्ल, कर्ल या कुंतल। क्या होगा, कुंठित, संकुचित हो जाएगी, पत्तियां मुड़ जाएगी ऊपर से। ठीक है, तो डैश लगा के लिखिए, आड़ू का पर्ण कुंतल, आड़ू का पर्ण कुंतल। तो पत्तियां क्या हो जाती है, वक्रित हो जाती है। लिख लो, पत्तियां वक्रित, पत्तियां वक्रित। अगला लिखिए रोमी मूल या एरी रूट, रोमी मूल, हेरी रूट, हेरी रूट, रोमी मूल। 10 लगा के लिखिए। इसमें क्या होगा, रोम से निकलने शुरू हो जाती है, जड़ों से। 10 लगा के लिखिए, सेब का रोमिल मूल रोग, सेब का रोमिल मूल रोग, रोमिल मूल रोग। और कोमा लगा के लिख लीजिए, अपसामान्य रेशेदार जड़ें निकलती हैं, अपसामान्य रेशेदार जड़ें निकलती हैं, अपसामान्य रेशेदार जड़ें निकलती हैं, रेशेदार जड़ें निकलती हैं। अगला लिखिए लक्षण, कुर्ची सम, कुर्ची सम,
जैसे बोलते हैं कवक कुर्चिका, कवक कुर्चिका, कुर्चिका कैसे कीजिए भाई, कुर्चिका, कुंची वो झाड़ू होती है ना अपने जो बूर वाली सी दूसरी आती है ना, फूल झाड़ू बोलते हैं क्या उसे, उसके समान संरचना होती है ना, उसे हम कुर्चिका के नाम से जानते हैं। तो यहाँ क्या होता है, कुछ वायरस जीवाणु या बैक्टीरिया के कारण उस झाड़ी के समान शाखाएं बन जाती है पेड़ पौधों की, तो इसे हम क्या कहते हैं, विचेज ब्रूम के नाम से जानते हैं, विचेज ब्रूम। इसका इंग्लिश में नाम क्या है, विचेज ब्रूम। और विचेज ब्रूम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई, हाँ लेडीज सारी यही तो होती है, लेडीज यही होती है ना सारी, है ना। भूतनी का झाड़ू लिखिए, विशेष ब्रूम का शाब्दिक अर्थ होता है भूतनी का झाड़ू। विशेष ब्रूम का अर्थ होता है भूतनी का झाड़ू। इस दौरान शाखाएं ब्रूस या झाड़ू के समान दिखाई देती है, शाखाएं ब्रूस या झाड़ू के समान दिखाई देती है, ब्रूस या झाड़ू के समान दिखाई देती है। जैसे आम का कुर्चिका रोग, जैसे आम का कुर्चिका रोग, कुर्चिका रोग। अगला लक्षण लिखिए, विस्फीति, विस्फीति, विस्फीति डैश लगा के लिखिए, मत्स्य जैसी, वाट लाइक, मत्स्य जैसी, छोटी, मत्स्य जैसी छोटी फूली हुई संरचनाएं दिखाई देती हैं, फूली हुई संरचनाएं दिखाई देती हैं। तो पहला रंग परिवर्तन था, दूसरा अपना कौन सा था, नेक्रोसिस था, तीसरा अपना कौन सा है, अतिवृद्धि या अतिवर्धन, और चौथा लिख लीजिए मलानी, विल्ट, विल्ट या मलानी, विल्ट या मलानी। मलानी या विल्ट क्या होता है, पौधा मुरझा जाता है, डस लगा के लिखिए, पौधा मुरझा जाता है। क्यों होती है मलानी या विल्ट, आपको बताया ना तरीका मैंने, वाहिकाओं के अवरुद्ध होने के कारण हो सकता है, जल की कमी होने के कारण हो सकता है। मलानी या विल्ट क्यों उत्पन्न होती है, कारण पूछता है, तो सीमित सा लिख लीजिए आप इसी में, मूल तंत्र की क्षति, मूल तंत्र की क्षति, मूल तंत्र की क्षति, वाहिकाओं का अवरुद्ध होना, वाहिकाओं का अवरुद्ध होना, अवरुद्ध होना, या रोगजनक के स्त्रावित आविष के कारण, रोगजनक की स्त्रावित आविष के कारण, स्त्रावित आविष के कारण क्या हो जाता है भाई, मलानी हो जाता है। और जाना पहचाना आपका रोग है कपास का मलानी रोग, ठीक है, जैसे कपास का मलानी रोग, कपास का मलानी रोग ये हो गया आपका मलानी। पांचवा लिखिए, पश्च क्षय या शीर्षारंभी क्षय, पश्च क्षय या शीर्षारंभी क्षय, शीर्षारंभी क्षय डाईबैक के नाम से जानते हैं, बड़ा अच्छा नाम है ना डाईबैक, नींबू का डाईबैक रोग। शीर्ष भाग क्या हो जाता है, इसमें क्षतिग्रस्त होता है, डैश लगा के लिखिएगा। पौधे की तने तथा शाखाओं के शीर्ष भाग से पीछे की ओर, पौधे की तने या शाखाओं के शीर्ष भाग से पीछे की ओर, पीछे की ओर
पीछे की ओर भाग सूख जाते हैं, भाग सूख जाते हैं। मतलब आगे से पीछे की तरफ, शीर्ष से पीछे की तरफ भाग सूखना शुरू होते हैं और धीरे धीरे वो ऊपर से नीचे की तरफ मर जाते हैं, मृत हो जाते हैं। जैसे डाई बैक ऑफ चिलीज, डाई बैक ऑफ चिलीज, डाई बैक ऑफ चिलीज। तो ये प्रमुख लक्षण हो गए। फिर लिख लीजिए आप विविध लक्षण, छठा और अंतिम है विविध लक्षण। विविध लक्षण, विविध लक्षण, और विविध लक्षणों में लिखिए श्यान या विसर्पी पौधे, श्यान या विसर्पी पौधे, श्यान श्यान ना लेटे हुए जो होते हैं ना वो, श्यान या विसर्पी, जमीन के साथ साथ जो लेट कर तने वृद्धि करते हैं ना उनको श्यान के नाम से जानते हैं। श्यान या विसर्पी पौधे रोगजनक के प्रभाव से आरोही या ऊर्ध्व स्वभाव के हो जाते हैं। रोगजनक के प्रभाव से आरोही या ऊर्ध्व स्वभाव के हो जाते हैं, ऊर्ध्व स्वभाव के हो जाते हैं। अगला देखिए पत्तियां, पुष्प या टहनी गिरना शुरू हो जाती है। पत्तियां, पुष्प या टहनी, मतलब ये कहानी समझ में आ गई है क्या? पहले तो वो जमीन के साथ वृद्धि करने वाले होते हैं और फिर खड़े हो जाते हैं, ऊर्ध्व स्वभाव के, आरोही हो जाते हैं। पत्तियां, टहनी या पुष्प रोगजनक के प्रभाव से समय से पूर्व गिरना शुरू हो जाते हैं। रोगजनक के प्रभाव से समय से पूर्व गिरना शुरू हो जाते हैं। पत्तियां, टहनी या पुष्प रोगजनक के प्रभाव से समय से पहले गिरना शुरू हो जाते हैं। अगला लिखिए अर्कट द्वारा घासों में अर्कट द्वारा घासों में सामान्य दानों को सक्लेरोसिया, घासों में सामान्य दानों को सक्लेरोसिया, सक्लेरोसिया तथा स्क्लेरोस्पोरा बाजरे के पुष्पों को तथा सक्लेरोस्पोसिया तथा सक्लेरोस्पोरा, सक्लेरोस्पोरा बाजरे के पुष्पों को, बाजरे के पुष्पों को हरी पत्तियों के समान संरचना में बदल देते हैं। हरी पत्तियों के समान संरचना में बदल देते हैं। हरी पत्तियों के समान संरचना में बदल देते हैं। हरी पत्तियों के समान संरचना में बदल देते हैं। अब देखिए होता क्या है, दाने होते हैं ना, उनके स्थान पर अपने मिट्टी के कण रूपी संरचनाएं बन जाती है स्क्लेरोसिया के कारण, और जो पुष्प क्रम होता है ना वो पत्तियों के समान संरचना में बदल जाता है, अर्थात मूल संरचना है उसमें क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है, जिसके कारण उपज में कमी होती है। तो ये हो गए पादपों में उत्पन्न होने वाले रोगों के सामान्य लक्षण। ये किसी भी प्रकार अपने दो प्रकार की स्थिति के कारण उत्पन्न हो सकते हैं, या तो रोगजनक की प्रकृति के कारण या रोगजनक के कारण होने वाले आकारिकीय परिवर्तनों के रूप में। दो रूपों में ये प्रकट होते हैं। तो ये प्रमुख प्लांट डिजीज सिम्टम्स हो गए। आज के लिए इतना ही। आप सभी को पुनः नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।